ये मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। उसके बाद में दिन भर घर में पापड़े बेचता रहता था। तब से मुझे म्यूजिक की जो तमीज़ है, जो म्यूजिक के जो स्वर है, उसका अंदाज़ा लगा। बदली तेरी नजर तो नजारे बदल गए। ये नाटक कंपनी के जो मालिक थे कहने लगे बेटा गाते तो सुरीला, तुम्हारा तलफ़ुज़ बड़ा खराब है। तो मैंने उनसे कहा जी तबले पे गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। तो मुझे 2.5 रुपये में उन्होंने रख लिया। 6 महीने रहने के बाद लौट के गया तो पान की दुकान पर खड़ा हुआ था मैं। बोला क्यों आ गए? हमने तो सोचा था कि अब लक्ष्मी टाकीज के पर्दे पे ही दिखाई दोगे। अच्छा। फिर शर्मिल में उसी रात फिर भाग के आ गया। मैंने कहा अब कुछ करके ही दिखाऊंगा। फिर उसके बाद 20 साल के बाद में गया जब मुझे मैसी साहब में इंटरनेशनल अवार्ड मिला। क्या बात करें, आप 20 साल तक गाँव ही नहीं गए? नहीं। आपको तो मतलब भारतीय फिल्मों का वो ऑस्कर मैस्केट कहा जाता है कि मतलब आपने जिन फिल्मों में काम किया, अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद 8 फिल्में हैं 8 जी जो ऑस्कर में गई हैं। जी जी। लगान का एक्सपीरियंस कैसा रहा? भूरा का वो जो आपका किरदार था, करीब हमने 6 महीने तक शूटिंग की उसकी, और इतना खूबसूरत माहौल बना के रखा था आमिर खान ने। फोक स्टूडियोज जो है उसके लिए भी आपने एक हाँ। गाना गाया था। मध्य प्रदेश का ही फोक सॉन्ग है, उसको लमटेरा कहते हैं। लमटेरा। हाँ, लंबी टेर। सुना दीजिए साहब। अरे आज बगुला उड़ेरी पहाड़, हम जानिया गए हमरे चलाव अरीज तन को तन के भरोसो नहीं आराम। तो आपने कहा था कि आपको ऑडिशंस देना अच्छे नहीं लगता है। मैं कभी नहीं दे ही नहीं सकता। क्या है कि और लेता कौन है ऑडिशन, जिसको कख नहीं मालूम क्यों ले रहा मुझे मालूम है। पहले अपना ऑडिशन तो दे ले, तू उस लायक है कि नहीं ऑडिशन लेने लायक। मेरा काम देखो, उसके बाद अगर आपको लगता है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। और ये फुलेरा वाले प्रधान जी जी अगर एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिए जाए हाँ। तो ये क्या एक बड़ा फैसला लेना चाहेंगे? पता है, सबसे पहले मैं एजुकेशन पर काम करूंगा। एजुकेशन जिस तरह का होना चाहिए ना, वो सबसे पहले। हाँ, शिक्षा जी। ये जो टीवी और पर्दे पर आपने किरदार निभाए हैं, मुंगेरी लाल, चाचा चौधरी, इसके अलावा पंचायत वाले अभी प्रधान जी, इनमें आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? सारे फेवरेट हैं मेरे, सभी। अगर कह दिया ये फेवरेट तो शायद क्या वो नहीं है फेवरेट। मैंने उसी शिद्दत से किया है जो पंचायत जिस शिद्दत से किया। आपकी फिल्म आई थी पीपली लाइव। हाँ, उसका जो गाना आया था वो महंगाई वाला। जी। आजकल फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। बताइए। तो वो पीपली लाइव वाला एक बार गाना आपकी आवाज में हो जाए तो जरा रंग जम जाए। और सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खा जात है। अरे साल घसीटत आ गो जून, महंगाई मेरो पी गई खून। हाफ पैंट हो गई पतलून, और पड़े खटिया पे यही बड़बड़ात है, महंगाई डायन खा जात है। नमस्कार। अपने पॉडकास्ट द जर्नी विद रुमाना इसार खान में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद ख़ास मेहमान, जो एक बहुमुखी प्रतिभा वाले कलाकार हैं। मतलब ये एक एक्टर तो हैं ही, साथ ही साथ ये गायक भी हैं, ये एक कथाकार भी हैं। इनकी जो आवाज़ है उसमें लोकगीतों वाली सादगी है। इनका जो अभिनय है उसमें आम आदमी का दर्द है, और इनकी जो मुस्कुराहट है कभी कभी अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें एक मासूमियत सी झलकती है, जो आज के ज़माने में लोगों में तो ढूंढे से भी नहीं मिलती है। दरअसल इन्होंने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष को भी बहुत नज़दीक से देखा है, इन्होंने निराशा को भी बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देखा है, इन्होंने अनिश्चितता भी देखी है, लेकिन बावजूद इस सब के इन्होंने कभी भी अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ा। और यही वजह कि ये हम सब के लिए आज एक बड़ी प्रेरणा है। तो मैं सस्पेंस ख़त्म करने वाली हूँ, मैं आपको मिलवाने वाली हूँ जिस अदाकार की मैं बात कर रही हूँ, जिस कलाकार की मैं बात कर रही हूँ। आज के दौर वाली वो जो OTT वाली ऑडियंस है वो उन्हें प्रधान जी के तौर पर बहुत पसंद करती है। उससे थोड़ा सा और पीछे चलिए आप, वो जो केबल वाला ज़माना था उस समय भी चाचा चौधरी बनकर उन्होंने टीवी पर खूब धूम मचाई। और उससे भी पहले वाला वो जो दूरदर्शन वाला दौर था, तब मुल्ला नसरुद्दीन, मुंगेरी लाल जी, ये तमाम किरदार
जिनसे उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, हमारी यादों में बसे हुए हैं। स्वागत करेंगे हम। बहुत धन्यवाद रघुवीर जी इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1974 में आपने एनएसडी में एडमिशन लिया था जी, और उससे भी पहले आपने पारसी थिएटर के साथ। थिएटर से ताल्लुक रहा है जी। ठीक है। जी। तो मतलब अभिनय में ये अर्धशतक पार कर चुके हैं आप। अभिनय का अर्धशतक जो पार किया है सर जी, तो बदलाव एक अभिनेता के तौर पर क्या आया? और अगर ये कहा जाए कि सबसे आसान काम जिंदगी में जो रघुवीर जी के लिए है वो एक्टिंग करना है, सही है क्या? नहीं, आसान तो नहीं, मज़ेदार है। ओके जी, तो बस वही है। और क्या है कि आप जिसको संघर्ष कहते हैं, संघर्ष तो मैंने लाइफ में संघर्ष कभी नहीं किया। नहीं किया? मेहनत की, जी हाँ, मेहनत की, संघर्ष नहीं किया। संघर्ष क्या कि बहुत स्ट्रगल किया, ये किया, वो कभी नहीं किया मैंने। स्ट्रगल लोगों की तो बड़ी रोमांटिक स्टोरीज होती हैं स्ट्रगल्स के दौरान। नहीं, वो नहीं, मज़े लिए हैं, मेहनत से मज़े लिए हैं। क्या है कि मेहनत को लोगों ने स्ट्रगल कर दिया है, कि स्ट्रगल किया बड़ी तकलीफ। क्या है कि तकलीफ के बगैर मज़ा आता भी नहीं है। और अगर जो भी आप सीखना जब शुरू कर, तकलीफ तो शुरू हो जाती है आपकी। आप उसे संघर्ष कहोगे, उसे तकलीफ कहोगे, उसे उल्टे सीधे नाम दोगे तो फिर वो ऐसा लगता है कि आप बच के भाग रहे हो, बोझ बनने लगे। क्या है कि कोई भी है, चाहे संगीतकार हो, चाहे डांसर हो, चाहे अपने ऊपर रियाज तो करना ही पड़ेगा। तो एक्टर के लिए भी तो वही जिम्मेदारी है, उसको रियाज करना पड़ता है। जब ये लोग, अब ये तो 12 घंटे 14 घंटे गाने में अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है तो इसमें तो आपको 24 घंटे बस उसी शिद्दत में डूबना पड़ेगा, तब कहीं जाके कुछ हासिल होता है। तो ऐसा लगता है कि मैं तो खाली हो गया हूँ, क्योंकि पूरी इस कायनात में इतना कुछ भरा पड़ा है सीखने के लिए। और एक्टर के पेशे में यही है कि आप, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं आना चाहिए। तो बस इसलिए देखता हूँ कि अरे मेरे मालिक इतना कुछ पड़ा हुआ और ज़िंदगी ख़त्म होती चली जा रही है। अभी एक ज़िंदगी में कुछ नहीं है, इसमें तो हज़ारों लाखों ज़िंदगियाँ लिए, तब कहीं थोड़ा सा हासिल होगा, तब कहीं चीज़ें समझ आनी शुरू होगी। तो ये थिएटर की ज़िंदगी, इसलिए मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो इसको मैं ना स्ट्रगल कहता हूँ, ना तकलीफ़ कहता हूँ। क्या है कि स्कूल है, ये एक तरह की पाठशाला है, ये मदरसा है, ये कि जहाँ आप सीख रहे हैं। अब मदरसा जाने में आपको तकलीफ़ लगती है तो बैठे रहिए, घर में बैठे रहिए, फिर कुछ मत करिए, एक जैसा करते रहिए। और ये एक जैसा है नहीं, अपनी ज़िंदगी तो हम जी लेते हैं, लेकिन जो और दूसरी ज़िंदगियाँ जीने का जो रूहानियत है, उन दूसरी ज़िंदगियों की, उसको जीने का जो रूहानी मज़ा है, वो और किसी पेशे में नहीं है। इस वजह से मैं चला था म्यूज़िक सीखने, एक्टिंग गले पड़ गई थी, इसमें आ गया मैं। जी। तो म्यूज़िक सर, इसकी शुरुआत कैसे हुई म्यूज़िक की शुरुआत ऐसी हुई कि मैं 2.5-3 साल का था। ठीक है। और मैं जबलपुर का हूँ, बहुत बज्जर देहाती। हम बैलगाड़ी चलाते थे, भैंसे चराया करते थे। अच्छा। और वही था, खेती वेती करते थे। तो जबलपुर में एक जगह है आधारताल, जहाँ एक तालाब है, उसके ऊपर एक टीला था, और टीले पे हमारे सिर्फ एक मकान था और चारों तरफ खेत थे, हमारे नाना जी के सब खेत हुआ करते थे। तो मतलब बचपन नाना के यहाँ गुजरा आपका? नहीं, नाना जी वो मतलब उनकी ज़मीन थी, उसमें हमें भी ज़मीन दे दी, तो हम वहाँ खेती वेती करते थे। माँ और अम्मा बाबूजी चले जाते, तो वहाँ फादर हमारे तो वहाँ जाके गर्मियों के दिनों में वहाँ पहुँच जाते थे, क्योंकि गेहूँ की खेती वो गर्मियों में होती थी, तो वहाँ चले जाते थे। तो सिर्फ अकेला एक मकान था और सामने सड़क थी, और वो जो खेत थे वहाँ टीले से एक पापड़ बेचने वाला निकलता था। अच्छा जी। तो सिर्फ एक घर के लिए पापड़ बेचता, बड़ी दूर से वहाँ से आवाज़ लगाता था कि मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। फिर हम उसको बुलाते थे, पापड़ वाले इधर आ। वही देखी सुर स्केल, वही उस दिन नहीं मालूम, स्केल तो आज पता लगा। फिर वो आता था पास में, फिर वो बैठ जाता तो वहाँ पापड़ देने लगे। पापड़ दो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, और गाते गाते वो चला जाता था। उसके बाद में दिन भर घर में पापड़े भी बेचता रहता था, उसकी कॉपी करते रहता। हाँ। तब से मुझे म्यूज़िक की जो तमीज़ है, जो म्यूज़िक के जो स्वर हैं, उसका अंदाज़ा लगा। उसके बाद तो फिर वहाँ एक तो ज़माना इतना म्यूज़िकल ज़माना था, इतनी खूबसूरत, चारों तरफ म्यूज़िक तारी था पूरे उसमें उस वक्त।
कि रामलीला, रासलीला और जो सब ऐसे सुरीले लोग गाने थे, चूरन बेचने वाला वो अलग गा रहा था, एक भीख मांगने वाला वो अलग गा रहा था, एक भीख मांगने वाला था वहाँ, मैं उसके पीछे पीछे जाता था। अच्छा। वो रसखान का वो गाया करता था कि आजू गई उदे बो रही रस खान रही, कभी नंद के भो नहीं, बाको जियो जुग लाख करो रही, जसमती को सुख जात कहो नहीं, तेली लगाए लगाए गंजन वो बनाए बनाए डेटो नहीं, डारी हमेल निहारती आनन भारत ज्यो चुचकारत छो नहीं, दूर भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाते फिरे अंगना, पग पैजनिया कटी पीरी कछोटी, बछवी को रस खान बिलोकत भारत काम, कला निधि कोटी और काग के भाग बड़े, सजनी हरि हाथ से ले गए वो माखन रोटी। क्या बात है सर, ये क्या सब बात। तो ये वो बचपन की धुनें हैं और बचपन के गीत अभी तक बसे हुए हैं दिमाग अरे में। उन्हीं के सहारे तो मैं जी रहा हूँ बस। मुझे बड़ा मजा आता है कि आज भी और क्या उम्र रही होगी आपकी तब? मैं उन दिनों रहूँ 3, साढ़े 3, 4 साल, बस इससे ज़्यादा थोड़ी कि था। इतना टैलेंट घर वालों ने देखा, तो कभी ऐसा हुआ कि फॉर्मल कुछ म्यूजिक की शिक्षा वगैरह दिलाई जाए, उस दिशा में बढ़े आगे? नहीं नहीं, वहाँ बड़ी मार पड़ती थी गाना गाने पे, घर पे। माहौल कि नहीं था बिल्कुल माहौल बिल्कुल नहीं था कि ये लिखने पढ़ना छोड़ के, और जब खासतौर पे वहाँ मुझे 6 साल की उम्र में नाम लिखाया जाता था स्कूल में, तो जब नाम ले उसके बाद तो बिल्कुल गाना बंद करवा दिया। अच्छा। लेकिन मैं चुपचाप से बैलगाड़ी लेके निकल जाता, भैंसें लेके निकल जाता, तो भैंसों को पीठ पे बैठ के वहीं तालाब था, तालाब के किनारे किनारे भैंसें चराया करता था, अपना वहीं रियाज कर लिया करता था। मिलके बिछड़ गई अखियाँ है रामा, मिलके बिछड़ गई अखियाँ, तो बस इस तरह के गाने उन दिनों चला करते थे। स्कूल में तो आप बड़े हिट हो गए होंगे। हाँ जी, हमें हमेशा उसमें वो कुछ इनाम मिल ही जाता था मुझे, तो ये सब था। और मैं प्रेयर भी खुद ही किया करता था, मुझसे ही करवाया करते थे तो वहाँ। पढ़ाई में कैसे थे, अच्छे थे? पास हो जाता था। और एक बात बताऊं, पढ़ाई की वजह से तो मुझे थिएटर में आया मैं। कैसे? कि मैं मुझे साइंस दिलवा दी थी। अच्छा, साइंस इसलिए दिलवाई। 10th के बाद? नहीं, हाँ 9th के बाद होती थी। अच्छा, हाँ, ठीक है। साइंस इसलिए दिलवाई कि नौकरी अच्छी मिल जाएगी, फिर नौकरी अच्छी मिल जाएगी, फिर शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर वो लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ। तो वहाँ फैक्ट्रियाँ बहुत सारी हैं जबलपुर में, तो साइंस दिलवा दी, मैंने भी ले ली साइंस, क्योंकि सब लोग आर्ट और ये सब लेके वो किसी तरह पास हो जाते हैं। मुश्किल काम में मुझे मज़ा आता था, ले लिया। अब वो साइंस बिल्कुल पल्ले ना पड़े, किसी तरह रट्टे मारते मारते वो। नहीं तो घर में सख्त कौन था, मतलब कौन कि नहीं कोई पढ़ना सख्त नहीं है, था। साइंस लेनी है, साइंस ही पढ़ना नहीं, है, ये कुछ म्यूजिक नहीं, करना वो है, ऐसा? बाहर जो बातें चलती रहती थी कि उसी सबसे का मुश्किल प्रभाव। काम, हाँ, अच्छा। इससे नौकरी अच्छी मिल जाती। अच्छा, बस इसलिए। और वहाँ पूरी यादों की बस्ती, उसमें मैं अकेले ही था जिसने साइंस ली थी, बाकी किसी ने नहीं ली। बाकी सब की पढ़ के ख़त्म करो, 8वीं पढ़ो, ख़त पढ़ना आ गया, लेटर पढ़ना आ गया, उसके बाद वो छुट्टी उनकी, फिर इसका मतलब हुआ शादी कर दो। लेकिन मैं बड़ा ज़िद्दी, मैंने कर ली वो किसी तरह करते करते। 11वीं दिनों हायर सेकेंडरी 11वीं हुआ करती थी, ठीक है। तो 11वीं का इम्तहान हुआ, और इम्तहान के बाद मुझे पता बिल्कुल फेल होने वाला हूँ। अच्छा, हाँ, तो बिना रिजल्ट आए पहले से ही पता था? जी, जाहिर है, मालूम है कि फेल होने वाला हूँ। और बोर्ड का एग्ज़ाम था, वो तो बहुत ज़रूरी था पास करना। तो मेरे जो स्कूल है वो मेरे नाना जी ने ही बनवाया वो स्कूल, वहाँ कोई स्कूल नहीं था। नाना जी लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन हायर सेकेंडरी स्कूल था वो, तो वहीं पढ़ाई लिखाई हुई। तो उन्होंने पूरा ग्राउंड था वहाँ, उन्होंने आम के पेड़ लगा रखे थे बहुत सारे, कुछ इस तरह का। तो मैं बस शाम को मातम कर रहा था वहाँ आम के पेड़ के नीचे कि कल फेल होने वाला हूँ। तो एक मेरा दोस्त था नरेश सूरी, वो पहुँच गया कहीं से, वो भी, उसको भी फेल होना था। तो वो तो कई बार फेल हो चुका था, उसका तीसरा चौथा चांस था फेल होने का। साइंस में था या वो आर्ट्स में ही था? वो किसी में भी फेल हो जाता था, किसी में भी फेल हो जाता था। हाँ, तो और बताता बहुत था कि मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ, वो मेरी किस्मत, मेरा ये करते करते पहुँच गया वो। अच्छा, वो जो नरेश सूरी वो प्रोफेशनल भगोड़ा था जी, महीने में 3-4 बार भाग जाता था घर से। प्रोफेशनल भगोड़ा। हाँ, मैंने उसका नाम प्रोफेशनल भगोड़ा था कि वो बस पिताजी ने कहीं जेब में 100 रुपये और 150 रुपये अगर रख के भूल गए तो लेके भाग जाता था। वो आ गया कम वक्त, पता नहीं कहाँ से, कहने लगा कि क्यों। मैंने कहा यार समझ नहीं आ रहा, फेल हो जाऊँगा कल, बड़ी शर्मिंदगी हो रही। बोल क्या करोगे? मैंने कहा ऐसा लग रहा है कि घर छोड़ के चला जाऊँ, बोले भागोगे? मैंने कहा हाँ। फिर चलो, बस वो पिताजी की जेब से निकल ले आए कुछ पैसे, हम भाग आए वहाँ से। वो पैसे लेकर आया? हाँ, मैंने तो कभी अच्छा। ये सब काम नहीं किए, चोरियाँ वोरियाँ में नहीं करता था। आए सीधे ललित पर,
ललितपुर एक जगह है मध्य प्रदेश हाँ। में, जी हाँ, नहीं यूपी में, अच्छा हाँ यूपी मध्य प्रदेश पास में ही हुए हैं, यूपी में ललितपुर। वहाँ पहुँचे तो वहाँ नाटक कंपनी लगी हुई थी, ये अन्नू कपूर हैं, जी। उनके फादर की नाटक कंपनी थी वो। अच्छा। हाँ, तो हमने पहले दिन वहाँ नाटक देखा, देखने के बाद रात को वहीं साइकिल स्टैंड बस स्टैंड पे सो गए। सुबह वो उठे तो उसके फूफा जी वहाँ रहते थे, वहाँ रहे 2-3 दिन रहे। उसके बाद ये भी गजब का भागना था कि भाग के जाते भी रिश्तेदारों के यहाँ ही थे। हाँ जी जी, उसके फूफा जी रहा करते, तो वहाँ पहुँच गए तो 3-4 दिन के बाद वो फिर मुझे छोड़ के भाग गया वहाँ से रात को उठ के। अब मैं अकेला तो करूँ क्या। तो उसने तब मैं गया, ये नाटक कंपनी के जो मालिक थे, हम बाबूजी कहते थे, मदन लाल कपूर, तो उनके पास गया, मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है और मैं क्या करूँ। बोले करते क्या? मैंने कहा मैं गाना गाता हूँ। उनका सुनाओ, मैंने सुनाया उनको गाना। कौन सा सुनाया? ऑडिशन में क्या गाया? बताता हूँ। बदली तेरी नजर तो क्यों नजारे बदल गए, ये चांदनी ये चांद सितारे बदल गए, बदली तेरी नजर तो लहरों से पूछ लीजिए साहिल में गवा, कश्ती मेरी डुबो के धारे बदल गए, बदली तेरी नजर तो। कहने लगे बेटा गाते तो सुरीला, तुम्हारा तलफ़ुज़ बड़ा ख़राब है। तो मैंने उनसे कहा जी तबले पे गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। मुझे लगा तलफ़ुज़ तबले से कोई ताल्लुक होगा, हाँ तबले से कोई ताल्लुक होगा, तो वो सब हंसने लगे वहाँ। फिर शर्मिंदगी हंसने लगी, तो कहने लगे नहीं तलफ़ुज़ का मतलब उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है बेटा। तो मैंने कहा लेकिन अब मैं ठीक कर लूँगा, मुझे भर्ती। तो मुझे 2.5 रुपये में उन्होंने रख लिया। तो 2.5 रुपये? 2 रुपये 50 पैसे पर डे। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। तो मिलते कहने को 2.5 थे, लेकिन मिलता 1-1.5 रुपये। कहीं बारिश हो जाती तो 8 आने पकड़ा देते थे। तो हम 4 आने के टमाटर लाते थे, 4 आने का आटा लेके आटे की रोटी और 4 आने की उसकी चटनी बना के और पेड़ पे रख देते। तो वहाँ जुआ खेलने वाले भी होते थे, तो वहाँ जुए में हार जाते, पैसे नहीं होते, हमारी रोटी खा जाते, हम शाम को भूखे सोते थे। तो ये माहौल था। तो बस फिर वहाँ उस शर्मिंदगी से मैंने उर्दू लिखनी पढ़नी सीखी वहाँ सीखा जी। तो सर उर्दू लिखना पढ़ना फिर सीखा आपने? म्यूजिक भी शर्मिंदगी, हाँ फिर वो तबला ठीक किया हमने, तबला से ठीक किया अपना जी। तो म्यूजिक भी सीखा फिर? प्रॉपर ट्रेनिंग ली? तो फिर म्यूजिक तो वहाँ जो थे बड़े कमाल के, जो बिल्कुल रूहानी आवाज़ें लेके वहाँ जी रहे थे, उनके साथ रह के फिर वहीं शागिर्दी की। जी शागिर्दी क्या, बस वही जो सुन के सीखता रहता था। इसलिए किसी तरह प्रॉपर किसी की उस्तादी नहीं की मैंने, तो मतलब शागिर्दी। थिएटर कंपनी थी, मेरे ख्याल से वो पारसी थिएटर चलाते थे। कहाँ पारसी लोग चलाते, इसलिए पारसी उसका नाम। तो वहाँ लैला मजनू, शेरी फराद, आँख का नशा। लेकिन शैली भी अलग होती है ना पारसी थिएटर की। जी हाँ, डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल ना किया जिस्म से रूह को जुदा किया, बुरा किया तड़पाया खाक पे जालिम। और थ्रो भी इतनी बढ़िया आवाज की होती है। तो सर एक कोई अगर डायलॉग उसका समय का याद हो, उस अभिनय करने के मौके मिले सर, मतलब बड़े रोल्स मिले? क्योंकि आपने तो बिल्कुल वो 2.5 रुपए में एक ऐसा लड़का जिसका तबले पर जिसको तलफ़ुज़ ठीक करने की मतलब एक दरकार थी, वहां से जब एंटर किए तो फिर राइज कैसे किया उसमें? फिर वहाँ सुन के और ये है फिर वो जो लिखना पढ़ना सीखा, तो फिर जाहिर है कि सुनना शुरू हुआ, फिर सुनाई देने लगी चीज़ें। नहीं हम लोग क्या है कि सीखा कैसे, जब सुनने सबसे पहले अगर आपको सुनना आ गया, उर्दू भी अगर जा और जा में फ़र्क नहीं है, तो फिर वो तो बस सब ये सुन के फिर सब सिखाया गया, वहाँ पढ़ाया गया। मैं लगा रहता पीछे कि कैसे इसको किया जाए। तो बस एक्टिंग पहली बार क्या रोल किया? सिपाही बना के खड़ा कर दिया, तो बहुत रोया था मैं। अच्छा, बिना किसी डायलॉग के बस खड़े हुए थे। एक आलम आ रहा है, एक नाटक होता, तो उसमें बना दिया था मुझे कि खड़े रहना, बस कुछ नहीं करना। तो रोई क्यों? मतलब बेइज्जती लगी? ऐसा लगा कि क्या ये, और एक आधी शायद जी हुजूर या हाँ हुजूर बोलना था, वो ना भूला गया मुझसे। फिर बाद में उन्होंने समझाया मुझे कि भाई, हालांकि उससे पहले स्कूल में मैं किया था, लेकिन वहाँ थोड़ा क्योंकि बड़े बड़े उस्ताद लोग, उनके बीच में करना बड़ी
नर्वस हो जाते थे आप? हाँ, एक शुरू मतलब में जी हुआ, शुरू हुजूर में एक हुआ, डायलॉग भी नहीं उसके बोले। बाद शुरू में कुछ दिन हुआ, हाँ, तो फिर जब आदत पड़ी, फिर तो मज़ा जब आने लग गया, तो फिर तो मैं तो लग गया। फिर तो मैंने मजनू भी किया वहाँ, और जो भी और भी जो जितने भी नाटक होते थे सब में, शीरी फरहाद, आँख का नशा, दिल्ली दरबार, मुंशी दिल लखनवी के नाटक हुआ करते थे। तो क्या वो ट्रूप से ट्रैवल करता था या वो वहीं नहीं ललितपुर नहीं में ही नहीं बेस नहीं था? नहीं नहीं, हर महीने में बदल जाते थे। ठीक तो हम यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर आप सब उस टोली के साथ घूमने लगे? घूमते रहे। 6 साल बिल्कुल खाना बदोशों की तरह हमने ज़िंदगी गुजारी, और बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी थी वो, बहुत ही खूबसूरत। और क्या सीखा सर इस दौरान यही 6 सब साल में? यही सब जीना कैसे है, ज़िंदगी, लिखना पढ़ना, ये सब, म्यूज़िक क्या है, बस यही सब सीखते रहे। और सीखते सीखते ऐसा लगा कि बहुत कुछ है ज़िंदगी में सीखने के लिए। जब सारी आफत आपके ऊपर आ जाती है कि आप अभी सब आप ही हैं, आप ही को सीखना, आप ही को करना, क्यों कोई दूसरा, तो हमारे लिए कोई दूसरा तो सीखेगा नहीं। ये हमें सब वहाँ नसीहतें दी जाती थी। पहले उन दिनों में वो मुकेश मन्नाडे, रफ़ी, इनके नकल किया करता था। तो एक सार्जेंट बाबा थे जो गेट कीपर हुआ करते थे। तो एक दिन हम स्टेज पे वो झनक झनक तुरी बाजे पहेलिया वो रियाज कर रहे थे, तो बैठे हुए वहाँ बीड़ी पी रहे थे हारमोनियम मास्टर, ढोलक मास्टर। तो वो कह रहे, देखो बिल्कुल क्या कॉपी कर रहा है, बिल्कुल। करिए ना, एक जरा सा सुना दीजिए ना। जनक जनक तोरी, अभी तो कॉपी नहीं कर रहा हूँ मैं, तोरी बाज पहेलिया, जनक जनक तोरी बाज पहेलिया। तो कहने लगे देखो ये तो, लेकिन उन्हें कॉपी कर रहा था, अभी तो मैंने छोड़ दिया कॉपी करना। तो हारमोनियम मास्टर बोले, बाबा देखो ज़रा। बाबा कहते अरे क्या वो बीड़ी पी रहा है? तो बोले क्या है ये? बोले देखो तो, आप देखो कैसे कॉपी कर रहा। कहता बेटा, जो अल्लाह ने दिया है तुझे अंदर, जो तेरे अंदर है, कहता उसको टटोल, ये दूसरों की कॉपी कर करके क्या, जब वो खुद जिंदा है तो कॉपी करके क्या कर लेगा, क्या हासिल होगा तुझे? उस दिन की मैंने कॉपी करनी छोड़ दी, फिर अंदर ही ढूंढता रहा मैं कि अंदर क्या है। तो ये सारी नसीहतें जो मिलती रही, और हर जगह सबको मिलती हैं, लेकिन हम लोग सुनते नहीं हैं, बस सीधी बात ये है। सर फिर एनएसडी कैसे जाना हुआ? उसके बाद वो कंपनी बंद हो गई। अच्छा। हाँ, मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ में फिर मैंने पपेट थिएटर किया। अच्छा, ठीक है। तो कुछ एक डेढ़ साल पपेट थिएटर किया। उसके बाद वहाँ पता लगा कि कोई ड्रामा स्कूल है जहाँ सिखाया जाता है। तो फिर वहाँ मैंने फॉर्म भर दिया, और इत्तेफाक से कॉल लेटर आ गई कि आइए यहाँ। और उन दिनों में बिहार भी जाया करता था, वहाँ शादियों के प्रोग्राम में वहाँ गाने के लिए चला जाता था, तो वहाँ मुझे मिला था। तो वहाँ से फिर आया, मैंने दिया वहाँ। तो इब्राहिम अलकाजी और ये लोग थे उन दिनों, जो कि तब इंटरव्यू हुआ मेरा। तो उसमें तो ऐसा 45 मिनट इंटरव्यू चला मेरा। 45 मिनट? जी। और वो फिर पारसी थिएटर के गाने, ये गाने, वो सब क्या क्या किया सब। तो हुआ, फिर हुआ, तो उसके बाद फिर रास्ता मिल गया। तो ये है कि मैं आज भी अपने फेल होने को इतना बड़ा आशीर्वाद समझता हूँ, और इतनी बड़ी नियामत है ऊपर वाले की कि जो मुझे फेल किया। नहीं, वो फेल नहीं होता, तो इसलिए भी सबसे कहते हैं कि फेल हो जाओ, लेकिन जो फेल होगा वही पास होगा। लेकिन मुझे ये बताइए, रिजल्ट पता चला आपको? आप नहीं, रिजल्ट आने से नहीं, पहले फेल हो गए थे। फिर उसके बाद मैं घर दोबारा वालों से हाँ। दोबारा से गया, और जाके फिर मैंने दोबारा से वहाँ फिर वो किया, फिर लेकिन दूसरे सब्जेक्ट, वो साइंस नहीं लिया, फिर पास हो गया। तो जब भागे थे, पहली बार जब भागे थे, और फिर इस कंपनी के साथ आप जुड़े, और फिर आप कैसे 6 साल तक घूमते रहे अलग अलग शहरों में, फिर लखनऊ पपेट थिएटर किया, और फिर ये एनएसडी। तो इस दौरान फिर घर से संपर्क रहा? घर से था संपर्क, तो था। मैंने फादर को चिट्ठी लिख दी थी कि ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि आपकी इज्जत को दाग लगे उसमें। तो अपना कुशल मंगल भेज दिया था? हाँ, कि वैसा कोई नहीं करूँगा, मैं यहाँ हूँ और बेफिक्र रहिए। ठीक है। तो घर की तरफ से कि नहीं आ जाओ, मतलब इस तरीके का कह रहे थे, बाकी लोग और कह रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ था कि 6 महीने बाद लौट के गया। 6 महीने के बाद? हाँ, ठीक है। 6 महीने रहने के बाद लौट के गया। तो पान की दुकान पर खड़ा हुआ था मैं, तो मेरे चाचा का जो बेटा था वो वहीं, उसने देखा, बोला क्यों आ गए? धक्के लौट के? हाँ, नहीं, लौट के आ गए। हमने तो सोचा था कि अब लक्ष्मी टाकीज के पर्दे पे ही दिखाई दोगे। अच्छा। अब लक्ष्मी टाकीज वहाँ की सबसे खटमल टाकीज कहते थे उसको। फिर शर्मिल में उसी रात फिर भाग के आ गया। मैंने कहा अब कुछ करके ही दिखाऊंगा। सूरी का पूरा असर आ गया था आप पर? जी। फिर उसके बाद 20 साल के बाद में गया, जब मुझे मैसी साहब में इंटरनेशनल अवार्ड मिला। क्या बात करें, आप 20 साल तक गाँव ही नहीं गए? नहीं, और 20 साल जाता था छुप के, मिल मिला के भाग आता था जल्दी। अच्छा। ठीक 20 साल के बाद
क्योंकि मैं गया था 67 में ठीक है, और जब वो अवार्ड मिला था 87 में 20 साल के बाद। जी। तब फिर वो सारे लोग कह रहे थे, देखो हमने कहा था ना कुछ करके ही लौटे कुछ तो करके ही जब लौटे। कामयाब होकर गए सर, जी, उसके बाद जो नजरिया था लोगों का, जाहिर सी सब बात है बिल्कुल पूरी फिर- तरीके से फिर- बदल गया फिर होगा। तो फिर क्या लगा, फिर मतलब कि हीरो बन गया, लोग स्टार बन अपने गया। लड़कों से कहते भाग जा तू भी बन जा तो ये सर थिएटर से फिल्मी पर्दे तक का सफर, हाँ। ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? उसके बाद मैं NSD में आया, 3 साल NSD, उसके बाद 10 साल मैं NSD रेपर्टरी में था। अच्छा, 10 साल तक मैं, क्योंकि मैं जाना नहीं चाहता था फिल्म बॉम्बे में। नहीं जाना चाहते? बिल्कुल कतई नहीं जाना चाहता और मैं फिल्म करना ही नहीं चाहता। फिल्म करूँगा तो ऐसी जो मुझे, और मुझे मालूम था कि ना मेरी कोई हाइट है ना कोई उस तरह की पर्सनालिटी है कि जिस तरह, तो फिर मैंने कहा मैं थिएटर के मज़े ले लूँ। इस तरह के वो ऑफ़र आए भी तो कॉमेडियन बनाना चाहते, मैंने कहा ये तो मैं करूँगा नहीं, करूँगा तो बेहतर। तब फिर वो मैसी साहब मिली मुझे, तो हाँ कहाँ इसको करना चाहिए, फिर वो की, तो उसके बाद रास्ता खुल गया। फिर सलाम बॉम्बे, दिशा और ये सब सही परांजपे, इन सब के साथ फिर आपको तो मतलब भारतीय फिल्मों का वो ऑस्कर मैस्केट कहा जाता है कि मतलब आपने जिन फिल्मों में काम किया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद 8 फिल्में हैं 8 जी जो ऑस्कर में गई हैं। जी जी, नॉमिनेशन हो, बिल्कुल नॉमिनेशन जिनका हुआ है, मैसी साहब, सलाम बॉम्बे, मैसी साहब तो नहीं, ये सलाम बॉम्बे, सलाम बॉम्बे, लगान, अर्थ, लगान, न्यूटन, हाँ जी जी जी। तो ये 8 ऐसी फिल्में जिसमें आपने अभिनय किया और वो फिल्में ऑस्कर में गई जी। लगान सर, उसके अभी 25 साल भी पूरे हो रहे हैं। 25 साल पूरे हुए, हाँ। लगान का एक्सपीरियंस कैसा रहा? भूरा का वो जो आपका किरदार था, जी, जब ये रोल आपको ऑफर हुआ तो जी। मतलब एकदम से सुनकर आपको लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए? हाँ हाँ, क्योंकि आमिर, उससे पहले वो हम कर रहे थे दीपा मेहता की वो फिल्म अर्थ, तब उन्होंने कहा कि यार मैं एक फिल्म कर रहा हूँ रघु जी, तो आप करूँ? मैंने कहा बिल्कुल करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। तो उन्होंने बताया कि उस तरह की कॉमर्शियल वाला मामला नहीं है, ये बिल्कुल हट के थोड़ी सी उन्होंने, तो गया तो फिर शामिल हो गया और करीब हमने 6 महीने तक शूटिंग की उसकी, और इतना खूबसूरत माहौल बना के रखा था आमिर खान ने कि बड़ा मज़ा आया सब करते हुए। सर जब फिल्म कर रहे होते हैं, अंदाज़ा होता है कि ये फिल्म इस तरीके से ऑडियंस इसको एक्सेप्ट करेगी, इतना प्यार देगी? मतलब लगान जब कर रहे थे तो अंदाज़ा था? नहीं, हो तो जाता है, हो जाता ये मालूम हो जाता है कि अच्छी फिल्म है। अच्छा। तो अभी ना चले, लेकिन ये हमेशा के लिए रहेगी, जिंदा रहेगी। ओके। तो जितनी फिल्में मैंने की, तो एक तो मेरे स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, बगैर स्क्रिप्ट पढ़े मैंने कोई फिल्म नहीं की। पढ़ने के बाद मुझे इतना तो महसूस हो जाता है कि अगर ढंग से बनाई, अच्छी नीयत से बनाई, तो ये फिल्म कम से कम तमाम उम्र क्या, जब तक है जिंदा रहेगी। ये बहुत से एक्टर्स तो कहते हैं कि कितने काम तो हम यारी दोस्ती में कर लेते हैं, तो आपने कोई ऐसा काम नहीं किया यारी दोस्ती वाला? आपने किए, लेकिन यारी दोस्ती वाले उससे नहीं की, यारी दोस्ती के नाम से। अच्छा काम है तो उसमें चाहे यारी हो चाहे दोस्ती, वहाँ नाम नहीं देता मैं कि यारी दोस्ती वैसे ही कर लिए कि पैसे नहीं तो चलो कर लिए। अब वो यारी दोस्ती नहीं हुई कि मैं चाहता हूँ कि अच्छी फिल्म हो, कि बेहतर फिल्म है, तो फिर उसमें नहीं देखता कि वो यारी दोस्ती वहाँ आती नहीं बिल्कुल। हाँ, NSD में जैसे मैंने एक वो की थी रमन राघव, इससे पहले ठीक है 92 में की थी, श्री राम राघवन की वो फिल्म थी, वो ऐसे ही कर ली थी मैंने। वो इतनी खूबसूरत फिल्म है वो। सर NSD में जो आपके साथ के कंटेम्प्रेरीज थे, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, उनमें आपका अनुभव क्या कहता है? मतलब उस दौर के एक्टर्स में जिन्होंने NSD में आपके साथ काम किया? मनोहर सिंह, पंकज कपूर, सुरेखा सिकरी, उत्तरा बावकर, यही सारे लोग थे। नीना गुप्ता भी आपके साथ? नहीं, वो जूनियर थी मुझसे, थे, हाँ, 3 साल जूनियर थी मुझसे। तो इन लोगों में आपने देखा कि मतलब जो पोटेंशियल वहाँ थिएटर स्कूल में दिखता था, उसी तरीके से इन्होंने बड़े पर्दे पर अचीव किया, या आपको लगता है कि नहीं, पोटेंशियल जो है इनका एक्सप्लोर नहीं हो पाया? क्या है कि थिएटर से जो भी जाता है उसमें पोटेंशियल तो होता ही है, सही वो लेकिन क्या करती है, इनकी नियत वो हो जाती है, थोड़ा सा अगर बर्दाश्त करने का इनमें कुव्वत हो, मादा हो बर्दाश्त करने का, एक्टरों में जो जाते हैं। हाँ, क्या है कि ये जो जिस तरह से ये इनको मेहनत करवाई जाती है, जो सिखाया जाता है, जिस तरह से सीख के निकलते हैं, तो इनमें वो होती है कुव्वत कि आप कैरेक्टर को अच्छे तरीके, बेहतर तरीके से और हट के और अलग किए किरदार कर लिया, दूसरे को कैसे करना है, ये होती कुव्वत इनमें। लेकिन क्या वो इस्तेमाल नहीं करते, वो जैसे एक बार किया वो उसी को दोहराते रहते हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो मैंने तो कोशिश यही करता हूँ कि जो एक कर लिया है तो वैसा ना हो, कुछ और भी अगर क्या है कि स्क्रिप्ट में या कैरेक्टर में सारी चीज़ें नहीं होती, कुछ अंदर कुरेदना भी पड़ता है।
इसलिए खुद मेहनत करनी होती है अपनी। जाहिर है बिल्कुल जी। लेकिन कई बार ये कहते हैं कि एक फिल्म जो है वो डायरेक्टर्स मीडियम के तौर पर देखी जाती है और उसमें एक्टर जो है वो खुद को बंधा हुआ महसूस करता है कि भाई जितना डायरेक्टर चाह रहा है आप उतना दो। और थिएटर आर्टिस्ट के साथ ये कहा जाता है कि वो एक बैगेज लेकर आते हैं, उनको इतना इम्प्रोवाइजेशन की आदत होती है कि वो अपना इतना ज़्यादा इनपुट देने लगते हैं कि उसमें दिक्कत आने लगती है। ऐसा है आपके साथ? ऐसा हुआ? जी जी हुआ है, लेकिन मैं ऐसा संभालता हूँ कि उसको डायरेक्टर को भी पता नहीं, उसको लगा इसने मेरा तो कर ही दिया जो मैंने बताया था, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि उसमें मेरा भी गुस्सा हुआ था। जैसे कोई कई उसमें ये श्याम बेनेगल के साथ मैंने किया अमरावती की कथाएं। अच्छा। अगर आपने देखी हो तो, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद तो फिर उन्होंने छोड़ दिया मुझे पे कि वो जैसा करता कोई मना करने वाला नहीं। वो जो राइटर थे वो भी आते तो उनको भी हटा देते, नहीं वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो शुरू में होता था ऐसे, लेकिन फिर दखल नहीं दिया लोगों ने। ये कुछ सवाल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जी। इतने अलग अलग किरदार आपने निभाए हैं, तो सबसे ज़्यादा मेहनत वो कौन सा किरदार आपके जहन में आता है जिसके लिए आपको करनी पड़ी? द फूल एक नाटक था, फिल्म नहीं थी। द फूल में जो मुझे रातों की नींदें ख़राब की, लेकिन उन रातों की नींदों ने मुझे इतने रास्ते दिखा दिए। द फूल एडवर्ड बॉन्ड का एक प्ले है जो बैरी जॉन ने डायरेक्ट किया था। ठीक है। उसमें वहाँ से मुझे पता नहीं कितने सेंसेस मेरे खुल गए, जो अंदर की तो जो क्या नाटक किरदार था ये? वो एक पोएट होता है जो गांव का है और वो बहुत ही गरीब किस्म का होता है और धीरे धीरे वो पागल खाने तक चला जाता है। 20 साल से लेकर 80 साल तक की उम्र का फासला उसको तय करना। तो एक मेरे ख्याल से 2 घंटे का प्ले होगा वो, 2 सवा 2 घंटे का। तो वो जो करने में मुझे मशक्क़त करनी पड़ी, तो वहाँ से मुझे कई बारीकियाँ ज़िंदगी की और ये एक्टर की काम करने के जो तरीक़े में जो मिला, वहाँ से मिल गया मुझे। क्यों? तो मुझे नींद नहीं आती तो मैं लगा रहता था कि कैसे जज्बातों को कैसे उसमें कैसे डूबा जाए, जज्बातों में कैसे। तो मुझे तैरने में डूबने में ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, सच कह रहा हूँ मैं। नहीं तो डूबने के बाद उबरने की कला भी आती होगी ना सर? उबर तो अपने आप जाते हैं, लेकिन डूब के ज़रा अंदर तक चले जाए, वहाँ तक वो जो जगह है, लेकिन अभी तक पूरी तरह वो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अच्छा, पता चल रहा है कि इतनी वो अभिनय के जो सच्चे मोती हैं वो आप कैसे निकाल कर लेकर आते हैं। इतना डूब जाते हैं आप कि तभी वो निकल कर नहीं, वो उसमें मज़ा भी आता है। मैं हमेशा अभी भी होमवर्क तो मेरा बहुत, जब कोई स्क्रिप्ट मिलती है तो मैं लगा रहता हूँ। जब तक कैसे करते हैं सर होमवर्क? कैसे करते हैं? तैयारी कैसे करते हैं? तैयारी सीधी सी बात है। एक बार पढ़िए, समझ आए तो फिर दोबारा पढ़िए, ना समझ आए तब भी दोबारा पढ़िए। पढ़ के अचानक वो तस्वीर बनने लगी तो फिर सुनाई भी देने लगे। एक तो म्यूज़िक का ताल्लुक है मेरा, तो चीज़ें सुनाई भी देने लग जाती है। लेकिन आप बड़ी बोलने लगता है। जी हाँ, सुनाई देने लग जाता है, वो सुनाई भी देने लग जाता है, दिखाई देने लग जाता है। सर कोई कैरेक्टर जो आपने निभाया हो और वो आपका जो खुद का किरदार है उसके बहुत नज़दीक हो, मतलब जो आपको लगा हो अरे ये तो मुझ जैसा ही है? एक्चुअली मैं मुझ जैसे कोई भूल गया हूँ बहुत सालों से कि मैं क्या हूँ, पता नहीं, मुझे याद ही नहीं है। और यही है कि बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए जो आपको आदतें चाहिए, जो आपको मेहनत चाहिए, जो आपका ईमान चाहिए, जो आपकी नीयत चाहिए, उसी पे काम करता रहा। और हमेशा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलता है हर कैरेक्टर से, कि कुछ कैरेक्टर ऐसे कि इस तरह का नहीं करना चाहिए, वो भी तो हासिल हुआ, ऐसे करना चाहिए, वो भी हासिल हुआ। दोनों चीज़ उसमें से क्या अपने पास रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। नहीं तो रघुवीर यादव कौन है? एक्टर है, लेकिन एक आम जिंदगी में, रोज़ाना एक नॉर्मल जिंदगी, वो क्या करता है? वो कौन है? अब क्या कहूँ, एक खाली सा आदमी है, शख्स है जो घूमता रहता है, जो चीज़ें मिल जाती तो बस उनको उनके साथ लग जाता है, बस यही है। तो यही है कि खाली होना भी सीख लिया है। पहले नहीं होता, फिर कई दिनों तक चलता रहता था। अब वो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि वो कोई किरदार अगर कर रहा हूँ तो उस पर काम किया, और कुछ 1-2 दिन लगता तो है, परेशानी तो होती है, परेशानी नहीं कहूँगा उसको, मज़ा। एक्चुअली जब परेशानियों में, दिक्कतों में, तकलीफ़ों में मज़ा आने लग जाए ना, वो सबसे बड़ी मज़ेदार चीज़ है। मैं जब वहाँ था पारसी थिएटर में, कभी कभी रोटी नहीं मिलती थी, खाने नहीं मिलता, तो हम परेशान हो जाते थे। तो फिर ऐसी आदत पड़ गई कि मैं चाहता था या मालिक मुझे हर 10-15 दिन में परेशान करता रहे, सच्ची कह रहा हूँ मैं। तो क्योंकि एक जैसी ज़िंदगी जीने में मज़ा था ही नहीं, तो ऐसे ही लगता, तो वो होता रहता है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जब तक कुछ टूटता नहीं तो बनता भी नहीं है।
तो अपने आप को बस वो अपने आप ही वो कुदरत की तरफ से, एक तो सीधी बात ये है कि आप जो मांगने बैठ जाते हैं ना कि या मालिक मुझे ये दे दो, उसी वक्त दे देता है, दे देता है। वहाँ फिर वो आप मेहनत करवा लेगा, दे तो देगा कि लो कल आ जा बेटा, पहले ये काम कर, यहाँ आ जा। ऐसे थोड़ी उठा के पकड़ा दिया और वो उस पर आपको मेहनत भी तो काम भी तो करना पड़ेगा। इशारा ज़रूर कर देगा, आपके सेंसेस खोल देगा कि हाँ आइए ऐसे, क्योंकि अगर आप उसी के बारे में, तो अब पता लग जाता है कि आपको किन सेंसों से आपके अंदर बहुत सारी गांठें अंदर भरी पड़ी, उनको धीरे 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 क्लीन करते चले जाइए, फिर देखिए। सर रिलीजियस हैं आप या स्पिरिचुअल अपने आप को कहेंगे? पता नहीं क्या हूँ मैं, बस कनेक्ट करते हैं उसके साथ? हाँ, क्या है कि म्यूज़िक से कनेक्ट हो जाता, तो मुझे लगता है ईश्वर है मेरा वो म्यूज़िक। तो जैसे लोग सुबह उठते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा आपका पाठ दिन पूजा कैसे पाठ शुरू होता है? हाँ, मैं हमेशा दिया भी जला देता हूँ सब, और कहीं भी चला जाता हूँ, चर्च में भी चला जाता हूँ, मस्जिद भी चला जाता हूँ, कहीं भी चला जाता हूँ, सब मेरे लिए एक है, कहीं भी चला जाता हूँ। और म्यूजिक, मतलब म्यूजिक सुनना ही सबसे है? बड़ा ईश्वर मुझे लगता है कि यही है। किस तरीके का म्यूजिक सुनते हैं? जो अच्छा लगे, शोर शराबा ना हो, रूहानी म्यूज़िक हो। आजकल तो किसी को भी रूहानी बना दिया लोगों ने, किसी चीज़ को भी। तो रघुवीर जी का पसंदीदा रूहानी कोई गीत? हाय हाय, बड़ा मुश्किल में डाल दिया। कोई भी, जो भी आए जहन में। एरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग जगे इस आंगन के, अपने पिया के मैं बलि बलि जाऊं, भाग जगे इस बिरहन के, ये सखी मोरे पिया घर आए। पिया गए परदेस आए न 12 मास, अब ठाठ पुरान हो गई और तड़कन लागे बांस, जिस सावन में पिया घर नाही, आग लगे उस सावन को, ओ एरी सखी मोरे पिया घर। अच्छा, कोक स्टूडियोज जो है उसके लिए भी आपने एक हाँ, गाना गाया था, लम टेरी। नहीं, वो मैंने गाया था, वो एक मध्य प्रदेश का ही फोक सॉन्ग है, उसको लमटेरा कहते हैं। लमटेरा, हाँ, लंबी टेर की पुकारना, पुकार। तो क्या होता था कि हम जब बचपन में मेला देखने जा, संक्रांति का मेला लगता था नर्मदा में, तो नर्मदा जी की उसमें, तो हम बैलगाड़ियों से जाया करते, तो वो आदमी औरत सब गाते हुए जाते, क्योंकि लाइट वाइट कुछ नहीं होती थी, अंधेरे में बैलगाड़ियाँ, उसकी घंटी बजती रहती थी बैलों की जो, और लालटेन नीचे, बैलगाड़ियों के नीचे लालटेन टंगी रहती, वो उजाला होता था और उसमें गाते हुए जाते थे, उसको लंबी टेर। तो वो नर्मदा मैया का ही होता था, और अपने अपने यहाँ से औरतें गाती थी, फिर मर्द गाते थे, फिर औरतें, फिर रात को यूं यात्रा का गीत था। यात्रा चली जाती थी, वहाँ पहुँच जाते थे, कुछ 13-14 मील, तो माइल होते थे, उतने दूर जाते थे, गाते चले जाते थे लोकगीत। हाँ हाँ, सुना दीजिए ना। अरे एक तो हाँ, वहाँ तो उस वक्त ना जब खेत काट के शाम को औरतें लौटती थी जी, तो वो सुबह चक्की पीसती तब गाया करती थी, तो सब मेरे कानों में बजता रहता था कि जैसे वो पापड़ बेचने वाले ने सब सिखा दिया। शाम को जो निकलती थी वो रख के जो, तो वो गाती थी कि हरी जय बगुला उड़े पहाड़, हम जानी आ गए हमरे चलावन हार, अरे जय बगुला उड़ेरी पहाड़, हम जानी आ गए हमरे चलाव, अरीज तन को तन के भरोसो नहीं आराम। इस तरह गाते रहते थे ये, और बस ऐसी इसी ये है फकीरी, ये है वो जो। सर इतनी अच्छी आवाज़, इतना बढ़िया आप अभिनय करते हैं, और उसके लिए भी इतनी ऑब्जर्वेशन पावर चाहिए होती है, तो कई बार लगता है कि ये नियति थी, मतलब ये ऊपर वाले ने ही इतनी प्रतिभा देकर भेजा और यही आपका जीवन का मार्ग होना था, ऐसा लगता है आपको?
मार्ग तो क्या है कि वो कहते हैं ना कि जैसी चाह वैसी राह, तो जो चाह बनी मेरी वहाँ से वो पापड़ वाले से, पापड़ वाले। हाँ, हाँ। तो वो ये ईश्वर की ही मर्जी रहेगी, ऊपर वाले की उसी ने मर्जी तो रहे- दिल में बात डाली होगी, हाँ, मतलब एक हाँ। 3 साढ़े 3 और साल का और मासूम ये हाँ जी, और ये कि जो मुझे फेल किया 11वीं में। 11वीं, उसमें तो आज तक उसको कहता हूँ क्या मालिक तेरी मेहरबानी से मुझे सूरी साहब से मुलाकात हुई सर बाद में? किससे? सूरी साहब जिन्होंने भगाया। आए थे हाँ मिले थे, वो तो बस वही कहते यार मैंने गलती की जो मैं लौट आया, मैंने कहा बस मुझे भगाने के लिए। एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है अभी, मतलब अब जिस तरीके से आपने जहाँ से शुरुआत की थिएटर और सिनेमा, और आज का जो दौर है, आप आज भी खुद को उसी हिसाब से रेलेवेंट बनाए हुए हैं, लेकिन अब आपको लगता है कि बहुत बदलाव आ गया है? एक आपका मुझे स्टेटमेंट याद आ रहा है, शायद आपने कहा था कि आपको ऑडिशंस देना अच्छा नहीं लगता है। मैं कभी नहीं दे ही नहीं सकता। आप ऑडिशंस नहीं बिल्कुल नहीं, देते? ऑडिशन सर, दे अब तो के बड़े बड़े स्टार्स ऑडिशन दे रहे हैं, मतलब देने बाकायदा दीजिए ना, casting देने directors। दीजिए, मुझे नहीं अच्छा लगता। वो क्या है कि और लेता कौन है ऑडिशन जिसको कख नहीं मालूम, क्यों ले रहा मुझे मालूम है, पहले अपना ऑडिशन तो दे ले कि तू उस लायक है कि नहीं है ऑडिशन लेने लायक। मैं देखा लोगों को जो बताते हैं ना, बच्चे जो आते हैं कि इस तरह की, आपने कभी ऑडिशन लिया? कभी नहीं, आज तक नहीं दिया, आज तक नहीं दिया मैंने। सिर्फ वही जो NSD में जो इंटरव्यू दिया था उसी वो समझ लीजिए ऑडिशन, उसके बाद कभी admission के लिए नहीं। interview हाँ भैया देख लो मेरा काम, देखो उसके बाद अगर आपको लगता है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, मुझे नहीं चाहिए सर। यहाँ से सर अब आगे क्या कुछ लक्ष्य रखा है? कोई नहीं, कभी मैंने आज तक कोई मंजिल नहीं बनाई कहीं, सिर्फ रास्ता, ठीक है। रास्ता बस अपना वो करते चलो, सीखते जैसे चलो। म्यूजिक में आपको इतना इंटरेस्ट है, तो कभी सोचा कोई बैंड बना लें, कोई अपनी म्यूजिक एल्बम लॉन्च करें, इसी फील्ड में काम करें? सबसे ज्यादा मन कहाँ लगता है? म्यूजिक में लगता है, थिएटर में लगता है? थिएटर में लगता है, क्योंकि थिएटर में सब कुछ आ जाता है, एक्चुअली म्यूजिक आ जाता है, सब Freedom कुछ है आ बहुत जाता है, सब कुछ आ जाता है। ठीक है। तो मैं, और क्या है कि एक तो मैंने एक्टिंग में स्पेशलाइजेशन एक्टिंग में नहीं की, मैंने क्राफ्ट में की, स्टेज क्राफ्ट में। अच्छा। तो मेरे वर्कशॉप है, मैं फ्लूट बनाता रहता हूँ, और ये कहीं चला जाऊँ जंगल में बांस काट के ले आता हूँ, और ये तरह तरह की मेरे पास कम से कम 1,500-2 हज़ार फ्लूट होंगी जो मैंने तरह तरह की बनाई हुई, PVC पाइप से बनाता हूँ, तो यही सब ढूंढता रहता हूँ, करता रहता हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है, सच्ची कह रहा हूँ, बहुत मज़ा आता है। सर, अगर एक थिएटर आपके जीवन पर बनाया जाए तो उसका शीर्षक, उसका नाम आपको क्या लगता है क्या होगा? पता नहीं, क्या आप बताइए क्या होना चाहिए। नहीं, ये तो मैं आपसे ही पूछ रही हूँ सर। आपकी जिंदगी है, आपने जी, आपको क्या लगता है? सनम डूब गए। सनम डूब गए? नहीं, वो एक कभी प्ले करने वाला वो नाम बोल दिया, पता नहीं क्या होना चाहिए, मुझे मालूम नहीं क्या होना चाहिए। अभी तलाश जारी है? तलाश तो क्या देखें, कभी अगर आ गया जहन में तो मुझे नहीं मालूम क्या होना चाहिए। और वो युवा नए कलाकार जिनको लगता है कि इंस्टा पर रील बनाकर ही वो बड़े स्टार बन रहे हैं, मतलब आप जैसे ट्रेनिंग लेकर इतना घिसाई के बाद बिल्कुल कहते हैं ना कि रगड़ कर आप इस मकाम पर पहुंचे, लेकिन आजकल तो मतलब बहुत इंस्टेंट स्टारडम मिल रहा है, इंस्टेंट आप सेलिब्रिटी बन रहे हैं। एक्चुअली ये जो काम, ये लेज़ी लोगों का काम है, और ये जो है आपको मेहनत चाहिए। वही जो मैंने कहा, स्ट्रगल का नाम इन्होंने वो दे दिया है। मेरे हिसाब से तो स्ट्रगल वो है कि अपने ऊपर स्ट्रगल करिए ना, अपने आप में खुद को निकालने के लिए। एक बात बताऊं, ईश्वर ने, मालिक ने सबके अंदर खूबियाँ, सबके अंदर हुनर तो दिया हुआ है, हम लोग पहचानते नहीं। दूसरे बच्चा अगर पहचानते, माँ बाप नहीं पहचानने देते, वो उसको बरगला देते हैं, वो इधर उधर भटका देते हैं। जो दिया है, जो आपके अंदर खूबी है, तो उसको थोड़ा सा खूबी को और मांझिए। ये नहीं कि जहाँ पर है वहीं रह दिया कि हाँ मुझ में इतना है बस, और जो खामी है उसको खूबी में तब्दील करिए, सीधी सी बात ये है। और उसके लिए मेहनत चाहिए। आप वक्त जो ईश्वर ने आपको दिया हुआ है, मालिक ने जो दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल करिए, उस वक्त को इस्तेमाल करिए। चलते चलते कुछ रैपिड फायर वाले सवाल सर, लेकिन पहले ये कि कोई ड्रीम रोल जो आप करना चाहते हैं, या जिसका मलाल है आपने मिस कर दिया, आपको ये रोल मिल रहा मिस तो ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे जो करना, मैं वैन गॉग करना चाहता हूँ। अच्छा जी, मतलब ये भी सब थिएटर से, उसी से सब जुड़ा हुआ है। हाँ, सब वही। सब फिल्मों में कोई ऐसा किरदार? फिल्मों में क्या, फिल्म में आ जाएगा सामने तो ऐसे खुद से बताना बड़ा मुश्किल है, क्यों उसमें वक्त मैं ज़ाया नहीं करना चाहता। ठीक है। दूसरी चीज़ों वो उसमें लेके फिर मैं बैठा रहूँ तो वक्त तो ज़ाया होगा ना। 2 मिनट भी सोच ले मेरे गए, 2 मिनट
1 दिन के 2 मिनट के, यार मुझे वो रोल करना चाहिए, ख़त्म। और फिर वो चलता ही रहता कि यार ऐसा मिल जाए, फिर कहीं कुछ किसी ने कोई स्क्रिप्ट दी चाहे उससे बेहतर हो, लेकिन हम अरे यार वैसा मिल जाए, हाँ बस वो, तो ये वक्त ज़ाया करना थी, क्यों सोचूं मैं। और ये फुलेरा वाले प्रधान जी जी। अगर एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिए जाएं, हाँ। तो ये क्या एक बड़ा फैसला लेना चाहेंगे? पता है, सबसे पहले मैं एजुकेशन पर काम करूँगा कि जो गांव में बच्चों में जो एजुकेशन जिस तरह का होना चाहिए ना, वो सबसे शिक्षा। पहले, हाँ शिक्षा जी। किस तरीके का बदलाव करेंगे? जैसे मेरा था, कोई डांट डपट नहीं, कुछ नहीं, बच्चे जो सीख रहे बड़े प्यार से मोहब्बत से उनको पढ़ाया सिखाया जाए, और क्या है जो नेचर से जिसका ताल्लुक़ है, कि सबसे पहले उस तरह का, पता नहीं, बच्चों को खेलने दो, बच्चों को जैसे खेलने बढ़ना चाहते हैं हाँ, बढ़ने हाँ, दो। और उनको ऐसे ही उनके जहन में ऐसे डालो उनको पता न लगे कब। ठीक। अच्छा, ये सवाल है कि फुलेरा गांव का असली प्रधान किसे होना चाहिए? मंजू देवी, कांति देवी या फिर प्रहलाद चा? मेरे ख्याल से पहले जो थी मंजू देवी को रहने दो तो ज़्यादा अच्छा। अपना पत्ता आप जो है उसी को मजबूत करना चाह रहे हैं, सही है। आमिर खान के साथ लगान का क्रिकेट मैच खेलना ज़्यादा थ्रिलिंग था, या फिर अपने जो सचिव जी हैं पंचायत वाले उनके साथ ये बतरस में मज़ा ज़्यादा आता है? एक्चुअली दोनों में मज़ा आया, दोनों में हाँ, आया। दोनों का। एक तो बीच में वक्त इतना निकल गया ना, लगान कब हुई थी 2001 में, 2000 में शायद, हाँ, तब बिल्कुल, शूट, बिल्कुल, और ये अभी हो रहा है, तो उस तरह का वो सब ध्यान से निकल गया। अभी तो जो नया है बस उन्हीं के साथ मज़ा आता है खेलने के लिए। ठीक है। जी है। और अगर ऊपर वाला आपको ये वरदान दे, क्या बता, एक चुन लो जी, एक्टिंग, सिंगिंग, या फिर घर पे बैठकर बांसुरी बजाना, तो क्या चुनेंगे? एक्टिंग अगर दे दी तो सब कुछ आ जाएगा, सब उसमें आ जाएगा। सब आ जाता है उसमें, बांसुरी आ जाती है, ये भी और भी है, फिर और रसोई सब आ जाती है। ये जो टीवी और पर्दे पर आपने किरदार निभाए हैं, मुंगेरी लाल, चाचा चौधरी, इसके अलावा पंचायत वाले, अभी प्रधान जी, इनमें आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? सारे फेवरेट हैं मेरे, सभी, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अगर कह दिया ये फेवरेट तो शायद क्या वो नहीं है फेवरेट, वो भी है, सब मेरे सब बराबर हैं। सच कह रहा हूँ मैं, ईमान से कह रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि नहीं ये बहुत अच्छा था वो अच्छा नहीं, मैं बोल ही नहीं सकता, कह ही नहीं सकता। जिस दौर में जो मिला वही हाँ, सबसे बस वो बेहतर। तहे दिल से मैं उसमें डूबा रहा हूँ मैं, तो मैं उसको वो क्यों करूँ, उसको कमज़ोर क्यों करूँ भैया। मैंने उसी शिद्दत से किया है जो पंचायत जिस शिद्दत से किया है। सर, आज के दौर का जो सिनेमा है वो आपको ज़्यादा बदलता हुआ नज़र आता है या फिर कुछ बंटता हुआ सा नज़र आता है? कैसे नज़र आता है? मतलब आजकल की फिल्में आप देखिए, वो जिस तरीके की क्या फिल्में मैं हिट हो जिस रही हैं। तरह की और फिल्म में जिस तरह से चाहता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में भरा पड़ा है, सच्ची कह रहा हूँ कि आप गांव कस्बों में कहीं भी चले जाइए, इतना कुछ है, टैलेंट लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और करने के लिए। धुरंधर देखी आपने? नहीं देख पाया, क्योंकि 4 घंटे थे उसके धुरंधर के। वो तो इतनी बड़ी हिट हो गई। हाँ, हिट पता नहीं किस वजह से हिट हुई, अच्छी बात है, हिट होना ही चाहिए। आपकी पसंदीदा फिल्म जो आप देखते हैं? मैंने पुरानी फिल्म उठा लीजिए, 2 बीघा ज़मीन, काबुली वाला, जो अभी तक उतनी ताज़ी लगती है। ठीक है। और ऐसी फिल्में जो कि अभी देख लीजिए, उसके बाद 1 महीने बाद वो देखने का मज़ा ख़त्म हो जाए, सब तो ऐसी फिल्मों का क्या है। तो आज के दौर की कोई ऐसी पसंदीदा फिल्म? बहुत ज़्यादा मैंने देखा ही नहीं, देख नहीं पा रहा हूँ मैं, अभी देखूंगा तो बताऊंगा, ये इसमें लगा हुआ। आपकी फिल्म आई थी पीपली लाइव, हाँ, मजा आया, उसका जो गाना आया था वो महंगाई वाला, जी, आजकल फिर से पेट्रोल डीजल के दाम हाँ, बहुत बढ़ रहे हैं। बताइए। तो वो पीपली लाइव वाला एक बार गाना आपकी आवाज में हो जाए तो जरा रंग जम जाए। सैया रे सैया रे सैया, ओ सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खा जात है, अरे साल घसीटत आ गो जून, महंगाई मेरो पी गई खून, हाफ पैंट हो गई पतलून, और पड़े खटिया पे यही बड़बड़ात है, महंगाई डायन खा जात है। रघुवीर जी, आपने अपनी जिंदगी में अपने सपनों से समझौता नहीं किया, अपनी मर्जी से आपने जिंदगी जी है। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए आप उन्हें जिंदगी का क्या फलसफा देकर जाना चाहेंगे? वक्त ज़ाया ना करें, सच कह रहा हूँ, बहुत कुछ पड़ा है सीखने की, सीखते चलिए और उसके रिजल्ट का इंतज़ार ना करें, और उस पर ना क्योंकि ये करूँगा तो ये हासिल होगा, बस करते चलिए, रिजल्ट पे मत जाइए। बस देखिए कितनी मज़ेदार ज़िंदगी होगी, और जीने का एक सलीका जो मिलेगा इस सोच से, जो मैं उसी सोच से चला हूँ कि वक्त ज़ाया ना किया जाए। तो मतलब ये तो गीता का दर्शन है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, समय बर्बाद मत करो। हाँ, समय बर्बाद मत करो, सीधी बात, समय बर्बाद मत करो, बस ये है, तो अपने आप ही कर्म होते चले जाएंगे।
बहुत धन्यवाद सर, एबीपी न्यूज़ पर हमारे इस पॉडकास्ट द जर्नी विद रुमाना Thank खान you में so आने much. के Thank लिए और अपनी इतनी शानदार जर्नी दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। इट्स फुल ऑफ इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच। फिर एक और नए मेहमान के साथ इसी पॉडकास्ट द जर्नी विद रुमाना इसार खान में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए।